वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कुछ आपकी सेहत के बारे में काफ़ी दिन से मौसर तरीके से बात नहीं हो पाई थी, जेनेरिक तो चलती रहती है। अक्सर हमारे सर और गर्दन में दर्द हो रहा होता है या हमारा गला ख़राब हो रहा होता है। इसको हम बाज़ औक़ात दिन भर की थकावट समझते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं और गले की खराश को भी हम मौसमी ख़राबी पर अक्सर डाल देते हैं और ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है और फिर सेल्फ मेडिकेशन करके समझते हैं कि हम ठीक हो गए। लेकिन अब साइंस और रिसर्च ये कहती है तिब के अंदर कि ये इसको इतना लाइट नहीं लेना चाहिए। ये सर और गर्दन का जो दर्द है ये महज दर्द नहीं, कैंसर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है और कैंसर तो जानलेवा है ही। इसकी अलामात क्या हो सकती हैं और किन सूरतों में इसको सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है, देन इसको क्योर कैसे किया जा सकता है, हम इस मुख्तसर सेशन के अंदर इसी मामले पे बात करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद अब्बास हमारे साथ मौजूद होंगे, हेड ऑफ ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ हमारे साथ होंगे प्रोफेसर असद चट्टा जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, मैग्ज़ोफेशियल सर्जन है CMH में। उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले तो सर ये ऑब्वियसली हम डॉक्टर अब्बास आपसे शुरू करते हैं। हम जब सर और दर्द की बात करते हैं नॉर्मली हम इसको बड़ा लाइट लेते हैं और सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे हम कहते हैं जी थोड़े थकावट की वजह से हो गया, कोई भी रीज़न हो सकती है। ये जो हम सर और गर्दन के कैंसर के हवाले से बात करेंगे, ऑरल कैंसर के हवाले से बात करें, इसके सिम्टम्स बेसिकली क्या है जिनको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर और गले का कैंसर है जिसको हेड एंड नेक कैंसर बोलते हैं, ये हमारे ब्रेन से लेके नीचे गर्दन तक के जितने ऑर्गन्स हैं उन सब को कवर करता है और इनके सिम्टम्स उन्हीं से रिलेटेड होंगे कि अगर नाक के पीछे कैंसर है तो नेज़ोफ्रेंजियल है, उसमें नेज़ल ट्वाइंग आ सकता है, कान की बंदिश हो सकती है, आवाज़ सही नहीं आ रही है, मुंह के अंदर कोई रसौली का आना, कोई ज़ख़म पैदा हो जाना, गले के अंदर आवाज़ का चेंज हो जाना या गले के अंदर गिल्टियाँ या रसौलियाँ पैदा हो जाना। इस तरह इनके साथ पेन या जलन और ये चीज़ें भी साथ साथ आ सकती हैं। नहीं तो इसको डिफरेंस इसका कैसे करें? असद साहब ये बताइए कि एक नॉर्मल मुझे दर्द हो रहा है या एक रूटीन का पेन हो रहा है, फटीग हो रही है, और एक ही जिसको मैंने सीरियस लेना है, तो ये सिम्टम्स तो यूजुअली नॉर्मल भी चलते रहते हैं जो डॉक्टर साहब ने बताया, तो इसको फिर डिफरेंशिएट कैसे करें एक आम शहरी होने की? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग फॉर सच एन इम्पोर्टेंट टॉपिक जी। इसमें आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। इसमें अगर एक मुंह के अंदर अल्सर बनता है, नॉर्मली वी डेवलप अल्सर्स एवरी नाउ एंड देन अवर ओरल कैविटी। तो होता ये है कि अगर एक अल्सर विद इन अ वीक और 10 days हील कर जाता है तो नॉर्मली इट इज़ नॉट डेंजरस। बट अगर एक अल्सर नॉर्मल हमारी जो गाइडलाइंस वो ये कहती हैं एक अल्सर या कुछ स्वेलिंग ऐसी है विच इज़ परसिस्टिंग फॉर मोर देन 14 days, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसल्ट एन स्पेशलिस्ट जी। और फिर स्पेशलिस्ट डिसाइड करता है कि उस अल्सर को हमने अगर इन्वेस्टिगेट करना है फर्दर। देयर आर नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस लाइक वी कैन गो फॉर एन बायोप्सी और वी कैन गो फॉर इमेजिंग, फॉर एग्जांपल MRI और CT स्कैन। तो मल्टीपल इसमें प्रेजेंटेशंस आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल अल्सर इज वन प्रेजेंटेशन, देयर कुड बी ए स्वेलिंग which sometimes is not painful. This is very important. It's not always painful. If your bone is increasing in size in your oral cavity, you can feel with your tongue और आपको वैसे मुंह पे नजर आ रही है कोई बाहर, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी स्पेशलिस्ट को जरूर चेक करा लें, वो उसको क्लिनिकली देख ले वेदर इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड और उसको भी आप उन्होंने आगे लेके चलें। अच्छा, इसके वजूहात क्या हो सकती हैं अगर हम बात करें रीजंस की वजह से? कि ऑब्वियसली ये सारे मामलात किसी ना किसी एक चले लॉन्ग टर्म आपका कुछ ना कुछ चल रहा होता है जिसका इम्पैक्ट आता है बाद के अंदर। क्या रीजंस, वजूहात जिनको हम कहेंगे? बेसिकली जी ओरल कैंसर जो है ना जी, इज अ जेनेटिक डिजीज, बट फॉर दैट जेनेटिक प्रॉब्लम उसको इजहार होने के लिए हमें कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो कि बहुत कॉमन हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं, जिनमें पान, गुटखा, छालिया, सुपारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि ये इट्स सेल्फ इम्पोज्ड रीजंस ऑफ कैंसर। जी बिल्कुल, और इट इज सो रेडिली अवेलेबल, इट इज अलार्मिंग। आई मीन गवर्नमेंट शुड डू लेजिस्लेशन रिगार्डिंग दिस बिकॉज ये बड़ा आराम से मिल रहा है। सिगरेट पे हम वो लगा तो देते हैं ओरल कैंसर की पिक्चर, लेकिन इट इज एक्सेसिबल टू इवन चिल्ड्रन। जी बिल्कुल ऐसे। तो कोई उसके लिए हमें लेजिस्लेशन करने की जरूरत है। इसके अलावा अल्कोहल यूज, स्मोकिंग तो आपको पता है इट्स वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ ऑल द कैंसर्स ऑफ बॉडी। सो व्हेन दीज फैक्टर्स accumulate, so the risk of developing oral cancer increases many-fold. राइट डॉक्टर अब्बास, एक तो ये कि लेट्स सपोज एक चीज़ डेवलप हो गई है एज प्रोफेसर साहब सेड कि वो अनयूजुअल है, आपको लग रहा है,
उसके बाद एक मरीज क्या करे, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, और फिर फर्दर इसको क्योर करने के लिए क्या सॉल्यूशंस है? और फिर आप बता रहे थे कि देयर आर टू सॉल्यूशंस, वन इज सर्जरी एंड अदर इज जो आपका रेडिएशन का तरीका है। तो आप जरा इसको एक्सप्लेन कर दें कि स्टार्ट में पेशेंट क्या करे जब उसको फील हो कि देयर इज समथिंग अनयूजुअल, एंड आगे कैसे प्रोसीड करें। सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज इस प्रोग्राम का ये हो सकता है कि अर्ली डायग्नोसिस कैन सेव लाइफ। अगर हमें जल्दी पता चल जाए कि कैंसर पकड़ा गया है तो उसको ट्रीट करने के डिफरेंट मोडेलिटीज़ हैं। ठीक है, उन मोडेलिटीज़ में नंबर 1 इज सर्जरी, नंबर 2 इज रेडिएशन थेरेपी, एंड नंबर 3 इज सिस्टेमिक थेरेपी विच कैन बी कीमोथेरेपी, जिसमें इम्यूनोथेरेपी नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, नई साइंस डेवलप हो रही है। फिर कुछ टारगेटेड थेरेपीज़ आ रही हैं जो साइंस डेवलप होने के साथ साथ मरीज़ों के लिए आती चली जा रही हैं। लेकिन एक मरीज़ को क्या चाहिए, अगर अर्लीस्ट स्टेज पे पकड़ा जाएगा तो सिर्फ सर्जरी काफ़ी होएगी। अगर थोड़ा सा और बढ़ जाता है तो सर्जरी के साथ हमें रेडिएशन इंक्लूड करनी पड़ेगी, और रेडिएशन और सर्जरी दोनों मिलके इट्स अ पेनफुल प्रोसेस। और उसके बाद अगर उससे भी आगे चली जाती है तो हमें साथ में कुछ और चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। मॉर्बिडिटी बढ़ जाती है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ जाती है, सर्जरी की वो एक्सटेंट बढ़ जाती है। सर्जरी का सक्सेस रेशो क्या है हमारे यहाँ पाकिस्तान में? सर्जरी ये प्रोफेसर ज़्यादा अच्छा बता सके। जी, सर्जरी के सक्सेस पर डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे चांसेस है कि सर्जरी के बाद दोबारा इट कैन ग्रो? हाँ जी, हम इसको कहते हैं जी 5 ईयर सर्वाइवल रेट जी। इन एवरी कैंसर पेशेंट वी डिटरमिन 5 ईयर सर्वाइवल रेट। उसमें ये होता है कि किस स्टेज पे वो आपके पास आया पेशेंट। देयर आर 4 स्टेजेस जनरली। जैसे अब्बास साहब ने फरमाया कि अगर जितनी जल्दी हमारे पास मरीज आएगा ना जी तो उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अर्ली प्रेजेंटेशन को अगर जनरली देखा जाए तो सर्वाइवल रेट जो है मोर देन 50% है। और अगर विद एवरी प्रोग्रेसिंग स्टेज द सर्वाइवल रेट डिक्रीजेस। ठीक है, सो आई मीन इट कैन नॉट बी एम्फसाइज्ड मोर के अर्ली डायग्नोसिस इज द की फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। और सर्जरीज और ये सारी मोडेलिटीज जो बाद में कॉम्प्लिकेशंस बहरहाल बढ़ ही जाती है। एब्सोल्युटली। अच्छा, जो पाकिस्तान में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इस कैंसर की रेशो कितनी है डॉक्टर अब्बास? कितने लोग इसका शिकार हो रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस कितनी है इस हवाले? और एज ग्रुप भी बताइए कि किस एज ग्रुप के ज्यादा? अब ये देखिए कि पाकिस्तान का मेल्स में मोस्ट कॉमन कैंसर हेड एंड नेक कैंसर। अच्छा, ओके, मेल्स में। अच्छा, ये एशियन कम्युनिटी के अंदर ज़्यादा प्रिवेल करता है। वाई? क्योंकि हमारी हैबिट्स ऐसी हैं, ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है, हमारे पान गुटखा और इस तरह की चीज़ें हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें मुंह को जाके ज़ख्मी कर देती हैं, एंड विच कैन बी अ रूट कॉज टू डेवलप अ कैंसर। अब ये जो चीज़ें हैं ये इनके ऊपर, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें इनके ऊपर लेजिस्लेशन करके इनको रोक। पूरी दुनिया में सिर्फ सब कॉन्टिनेंट का एरिया ऐसा है जहाँ पे हेड एंड नेक कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर। दुनिया में लंग कैंसर है, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर है, फीमेल में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन पाकिस्तान इज हेड एंड नेक कैंसर। अच्छा, तो ये इतनी ज़्यादा इसकी प्रेवलेंस है, और इसमें पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हर साल तकरीबन 20,000 नए केसेस कैंसर के डायग्नोसिस। बिग नंबर। या और फिर उसके बाद आगे चलिए अगर तो तकरीबन 30,000 के करीब और 20-30,000 करीब है जो कैंसर के साथ, हेड एंड नेक कैंसर के साथ जी रहे हैं। टोटल कैंसर के नंबर ऑफ पेशेंट्स सच अ ग्रेट नंबर, क्योंकि हमारी बात यहाँ पे होती रहती है ऑफ एंड ऑन मुख्तलिफ खासतौर पे कैंसर से रिलेटेड डिजीज को लेकर। तो इट्स अ बिग नंबर जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।